आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं के उपाध्याय। आज बात होगी विकास की और धर्मांतरण की। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर चला। तमाम सारी बातें हुई इन बैठकों को लेकर के। किसी ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, किसी ने कहा संगठन में फेरबदल होगा, लेकिन उन तमाम सारी बातों पर विराम लग गया। राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष ने कहा कि इस बार हम उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के विकास कार्यों पर आगे बढ़ेंगे। बात यहीं से शुरू होती है, क्या विकास कार्य कितने हुए हैं? योगी सरकार विकास कार्यों की लंबी गिनती है। वे अपनी गिनती में बताते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है, 3 एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है, इसके अलावा गरीबों की तमाम सारी योजनाएं उन्होंने पिटारा खोल रखा है, गरीबों के खाते में पैसा जा रहा है, गैस मिली है, उज्ज्वला गैस मिली है, और कोरोना काल के बाद गरीबों को मुफ्त अनाज हर महीने दिया जा रहा है। हर आदमी पे 5 किलो अनाज मुफ्त जा रहा है। तो तमाम सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनको लेकर के योगी सरकार अपने कामकाज को गिना रही है। इसी बीच धर्मांतरण का मुद्दा भी गर्मा गया। उमर गौतम और मुल्ला जहांगीर गिरफ्तार हुए। उसके बाद से धर्मांतरण की बात भी चलने लगी कि कहीं यह मुद्दा तूल न पकड़ जाए और वोटों के पोलराइजेशन होने का खतरा बढ़ सकता है। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर फूंक फूंक के कदम रख रही है। भारतीय जनता पार्टी की ये ऑक्सीजन है। कांग्रेस इस मुद्दे पर खुलकर कुछ बोलने से बच रही है। इन तमाम सारी बातों पर और इन तमाम सारे विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ेंगे कमल सिंह पटेल। ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं गढ़मुक्तेश्वर से। मनोज यादव सपा के प्रवक्ता हैं। मदन मोहन शुक्ला कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं और संजय तिवारी हमारे साथ स्टूडियो से वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम बात आज शुरू करेंगे मनोज यादव के साथ। मनोज यादव जी, ये बताइए, समाजवादी पार्टी भी अखिलेश के कामों को गिनाती है और वो हर वक्त ये कहते हैं कि अखिलेश का नाम विकास का साथ। तो ये विकास, आप अखिलेश के विकास कार्य और योगी सरकार जो विकास कार्य बता रही है, इनमें कहां तक अंतर पाते हैं? क्या योगी सरकार के कुछ कामकाजों से आप संतुष्ट हैं या सिर्फ 5 सालों में कोई विकास हुआ ही नहीं है, सिर्फ धर्म की बात हुई है? मनोज यादव जी। सपने में कोई महल बनाना, सपने में कोई एक्सप्रेसवे बनाना, सपने में कोई ऐसा स्वप्न देखना जो बड़ा सुखद अनुभूति कराता हो, वैसा बीजेपी के अंदर हो सकता है। समाजवादी पार्टी विकास की राजनीति करती है। संघर्षों के कोख से जन्मे हम लोग। हम किसी सांप्रदायिक दंगे को, सांप्रदायिक विचारधारा के आधार पर ना तो हमारा जन्म हुआ और ना ही हम इस पे राजनीति करने में कभी विश्वास रखते हैं। एक बात स्पष्ट कर दूं कि अगर किसी के संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा, उस पे समाजवादी पार्टी हमेशा अगर सत्ता में है तो उस पर बोलेगी। वो फिर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर हम पे जिम्मेदारी है तो हम उस जिम्मेदारी को जरूर पूरा करेंगे। उसमें अगर किसी को ये लगता है कि हम किसी एक धर्म की तरफ चले गए, एक जात की तरफ चले गए, तो वो उसको मुबारक, उसकी सोच को मुबारक। लेकिन हमारा बेस डेवलपमेंट का है। वैसे मैं धर्मांतरण जैसे मुद्दे पे डिबेट करना अपनी शान के खिलाफ समझता हूं, क्योंकि 7 सालों से हिंदुत्व की विचारधारा को जगाने वाली, ले चलने वाली, ढोने वाली सरकार है और देश में धर्मांतरण हो रहा है। इसका मतलब सरकार आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है और मुख से अब वो तब बोल रही है अपना गूंगापन खत्म करके जब चुनाव आने वाला है। क्या कर रहे थे योगी आदित्यनाथ विगत 4.5 सालों में? वो तो हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए आए थे। और ये सब उत्तर प्रदेश में चल किसके सर पे रहा है? ये बीजेपी को जवाबदेही के तौर पे बताना होगा। लेकिन हम ना तो इस पे बात करना चाहते हैं और ना ये हमारे 2022 का चुनाव का मुद्दा है। क्यों? ये उनको ज्यादा बेहतर उपाध्याय जी सूट करता है जिन्होंने 2017 में हम पे कब्रिस्तान और शमशान का आरोप लगाया था। ईश्वर की माया देखिए, कितना गजब का ईश्वर का न्याय है कि वो शमशान और कब्रिस्तान ही उनके हिस्से में 2021 में आ गया। उसी पे पूरी राजनीति आ गई। हमने तो नाम नहीं लिया उसका और ना हमारी ऐसी इच्छा थी, लेकिन शमशानों में और कब्रिस्तानों में जो लाशों की लाइनें लगी हैं, लाखों लाख लाइन, मैं तो फिर कोट करता हूं, उत्तर प्रदेश में 8 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हुई। अगर कोई है पापी इंसान, कोई ऐसा धूर्त इंसान होगा जो अपने प्रदेश और अपने देश के मरने वालों का आंकड़ा छुपा के अपने आप को महान बता रहा होगा, मैं उसको धूर्तता की श्रेणी में रखता हूं। वो फिर किसी संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति हो, कोई जिम्मेदार अधिकारी हो, कोई नेता हो, मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसको मैं धूर्तता की श्रेणी में रखूं। क्योंकि हम डेवलपमेंट पे चोरी कर सकते हैं, हम भ्रष्टाचार कर सकते हैं, हम काम को तेज और धीमा कर सकते हैं,
हम जनता से झूठ बोल सकते हैं, हम महंगाई को बढ़ा सकते हैं, जनता की जेब से पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन किसी के मौत के आंकड़े छुपाने का ठीक काम है। समाजवादियों ठीक ने है ना मनोज जी, किया है आपकी ना बातों का करेंगे। जवाब हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक कमल सिंह पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल सिंह मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं, माफी चाहता हूं, कमल सिंह मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपने जो मुद्दे उठाए हैं विकास को लेकर के, जो जिस तरह से आपने भारतीय जनता पार्टी को धूर्तता फैलाने वाली पार्टी कहा है, सांप्रदायिक राजनीति करने वाली कहा है, कमल जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि योगी सरकार ने अभी हाल ही में कहा, तमाम संगठन की मीटिंग भी हुई, उसमें कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव मैदान में उतरेगी। तो क्या आप योगी सरकार के विकास कार्यों को गिना सकते हैं? अभी आपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुना ही होगा, वे एक तरफ से योगी सरकार के विकास कार्यों को सिरे से नकार रहे हैं। इस मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर, और हाल ही में जो धर्मांतरण के मुद्दे को तूल दिया गया है, उस पर कमल सिंह जी आपका क्या कहना है? ऐसा है, समाजवादी पार्टी सदा ये उस तरह की बात करती है, जब बिल्ली कबूतर को झपटने जाती है ना तो कबूतर आंख मीच लेता है और बच नहीं पाता उससे। इसलिए समाजवादी पार्टी इसको नकार नहीं सकती, कोई नहीं नकार सकता इस सत्य को कि प्रदेश के अंदर जो भी सरकारें रही, चाहे समाजवादी की सरकार थी, चाहे कांग्रेस की सरकार थी, चाहे बसपा की सरकार थी, इन लोगों ने इस मुद्दे को जिस तरह से लोगों के नहीं आने दिया, जबकि लगातार इन सरकारों के अंदर धर्मांतरण को इसी तरह से एक हथियार बनाया गया और एक वर्ग विशेष जिसका मुद्दा ही सिर्फ और सिर्फ जिहाद है, धर्मांतरण है, जिसको ये लोग नहीं नकार सकते। मदन जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि क्या आपको पिछले 4-5 साल में योगी सरकार के विकास कार्यों में कोई काम दिखाई दिए हैं, तो वे कौन से काम हैं? मदन जी। ये सरकार देखिए 4 साल हो गए हैं और निश्चित रूप से जो भी सरकार सत्ता में आती है उसका दायित्व होता है कि जो अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादे किए उसको पूरा करें। लेकिन इन्होंने चुनाव घोषणा पत्र में किया गया कौन सा वादा पूरा किया, मेरी नहीं समझ में आता है। चाहे नौजवानों की नौकरी का सवाल हो, चाहे किसानों की समस्या हो, और चाहे शिक्षा के क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई ऐसा कार्य हुआ हो जिससे कि लोगों में लगे कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमको इलाज में सुविधा हुई। आपने पिछले समय देखा होगा कि जब कोरोना की महामारी चल रही थी तो न लोगों को बेड मिल रहे थे। अभी विधायक जी बैठे हैं, कमल सिंह मलिक जी, कई विधायकों को, सत्ताधारी पार्टी विधायक को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कोरोना की चपेट में हमारे बीच में नहीं रहे। एक विधायक का लड़का नहीं रहा, ऑक्सीजन के कारण नहीं रहा, और वो लगातार इस आरोप लगाते रहे कि अस्पताल की कमी की वजह से, डॉक्टरों की उपेक्षा की वजह से हमारा लड़का नहीं रहा। उन्होंने एफआईआर भी लिखाने का प्रयास किया, 1 महीने से 1.5 महीने से उनकी एफआईआर पेंडिंग है, एफआईआर नहीं लिखी गई। अभी आपके मंत्री ने चिकित्सा व्यवस्था के संदर्भ में पत्र लिखा, आपसे छिपा हुआ नहीं है। विधायक ने पत्र लिखा भारतीय जनता पार्टी के कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो मुझको देशद्रोही करा दिया जाएगा। आज ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के जहां अपनी सरकार के खिलाफ, मैं नहीं कह रहा हूं, मीडिया कह रहा था, 200 विधायक इस सरकार के खिलाफ दस्तखत करके दे चुके हों कि काम संतोषजनक नहीं है, तो आप खुद समझ सकते हैं ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये कंफ्यूज है। पहले धर्म के नाम पर ये चुनाव जीत कर आए, धर्म के नाम पर ही उसको ये कभी हिंदू मुसलमान, कभी शमशान कब्रिस्तान, कभी तमाम चीजें करते रहे। लेकिन बंगाल में उनका ये कार्ड जो बंगाल में वो नहीं चला, जिससे इनको चिंता हुई और अब उत्तर प्रदेश में वो जाति समीकरण बैठाने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे हम जात के आधार पर चुनाव जीत सकें, क्योंकि काम के आधार पर तो इनके पास कुछ काम बताने के लिए है नहीं। न ही भ्रष्टाचार रोक सके, न किसी प्रकार का कहीं पर अपराध में कोई कमी आई, न नौजवानों को रोजगार दे सके, न किसानों को कोई समस्या का निदान कर सके, न महिलाओं का उत्पीड़न रोक सके, और न ही
दलितों के लिए कोई एक अच्छी योजना बना सके, न पिछड़े वर्गों के लिए कोई सम्मानजनक कोई कहीं काम कर सके। तो आज ये जो सरकार है वो खुद कंफ्यूज है कि हम धर्म के आधार पर कैसे तेज करें। अभी राम मंदिर में के नाम पर आपने देखा, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आने के बाद भी किस प्रकार राम मंदिर ट्रस्ट के लोगों ने किस प्रकार से घोटाला किया, और राम मंदिर ट्रस्ट के बजाय भारतीय जनता पार्टी उसको जवाब देने लगी, उनके प्रवक्ता जवाब देने लगे। भाई आपसे क्या मतलब? अगर कहीं भ्रष्टाचार था, जनता के पैसे का, चंदे का, धर्म के आधार पर दिए गए चंदे का दुरुपयोग हुआ था, उसमें आपको खुले मन से जांच करानी चाहिए थी। योगी जी के कोई मठ पर तो आरोप नहीं लगा दिया, किसी ने वहां पर घपला हुआ है। अगर घपला यहां पर हुआ है और प्रमाण सामने आए हैं, साक्ष्य आए हैं कि आपका मेयर उसमें सम्मिलित है भारतीय जनता पार्टी का, वहां का एक जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट का एक सदस्य उसमें सम्मिलित है, तो आप उसकी जांच खुले रूप से क्यों नहीं कराते हैं? किसी माध्यम से कराएं। तो आज उस चर्चा को बंद करके उस पर कोई जवाब नहीं देते। ठीक है मदन जी, आपकी बात को हम जारी रखेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है संजय तिवारी। ये तमाम जो बातें अभी तीनों महानुभाव ने उठाई हैं, हम संजय तिवारी जी से जानना चाहते हैं कि जो मदन जी कह रहे थे कि भ्रष्टाचार हुआ है, विकास कार्य हुआ नहीं है, अपराधियों की संख्या बढ़ी है, उधर मनोज जी का भी लगभग यही कहना था। तो इन सब के बीच में तिवारी जी, आप तो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई सारी रिपोर्टिंग आपने की है, और तो इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या राय है तिवारी जी? देखिए उपाध्याय सर, ये आरोप राजनीतिक दलों का आपस और में एक सरकार जो भी है, 4 और एक सरकार जो 4 साल का समय पूरा करके 5वें साल में प्रवेश कर रही है, अब चुनाव में आना है उसको, तो जाहिर सी बात है उसका मूल्यांकन होना चाहिए। लेकिन इस मूल्यांकन के लिए सबसे जरूरी है कि जिस दिन ये सरकार बनी थी उससे पहले जो उत्तर प्रदेश की स्थितियां थी उस पर भी हमको नजर डालना चाहिए। अभी मनोज जी ने शमशान और अस्पताल और कब्रिस्तान की चर्चा खुद ही छेड़ दी। आपने जब चर्चा शुरू की थी तो इसमें एक मुद्दा धर्मांतरण का भी आया था जो कहीं पीछे छूट रहा है। एक बात मुझे समझ में आती है कि उत्तर प्रदेश में 2017 में जब ये सरकार बनी थी तो इस सरकार को जो जनादेश मिला था, उस जनादेश के पीछे जो कारण था, उन कारणों में वे सारी बातें थीं जिनकी चर्चा अभी की जा रही है, जिसमें भ्रष्टाचार भी था, जिसमें कब्रिस्तान भी था, जिसमें शमशान भी था, जिसमें धर्मांतरण भी था, और एक मुद्दा और था जिसको आज के मुख्यमंत्री जी स्वयं लेके आए थे, जिसको उन्होंने नाम दिया था लव जिहाद का। लव जिहाद उस समय जो मुद्दा उन्होंने छुआ था, मैं समझता हूं कि उस मुद्दे का जो विस्तारीकरण हुआ है वो धर्मांतरण के मुद्दे के रूप में हुआ है। और जो अभी मनोज जी ने सवाल उठाया कि क्या धर्मांतरण, इनकी 5 साल सरकार थी तो इन्होंने क्या किया, इनको देखना चाहिए था क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो मैं तथ्यात्मक रूप से बता दूं कि उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण बहुत लंबे समय से हो रहा है और किसी सरकार ने इसको रोकने या इसको खोलने की कोई कोशिश इससे पहले नहीं की थी। ठीक वैसे ही जैसे जब योगी आदित्यनाथ जी सत्ता में आए थे और उन्होंने लव जिहाद को लेकर के अपना एक कार्यक्रम चलाया शुरू के दिनों में, और हालांकि बाद में जाकर वो थोड़ा धीमा पड़ा, लेकिन उस पर कानून भी बना, हाईकोर्ट ने भी कुछ चीजें उस पर प्रस्ताव पारित किए, कुछ कानून बनाए। आज जो ये धर्मांतरण का मुद्दा उठा है, इसको यदि राजनीतिक लोग ये समझ रहे हो कि ये बहुत छोटा है, समय के हिसाब से आया है और चला जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मूल्यांकन कीजिए उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति का, समग्र राजनीति का, आपको बहुत सी चीजें समझ में आ जाएंगी। उत्तर प्रदेश में पहली बार कोई सरकार ऐसा काम कर रही है जो अपनी जनता के मनों में, उनके दिलों में वह भाव लेके आ रही है ताकि वो महसूस करें कि वो विजेता भाव में है। अभी तक हम एक पराधीन भाव में रह रहे थे, हम कुछ बोल नहीं पा रहे थे, जनता की कोई आवाज ऐसी नहीं बनती थी, वो सरकार बदल देती थी, वो आक्रोश में आ जाती थी, वो आंदोलन कर लेती थी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अपने मूल आवश्यकताओं और मूलभूत आस्थाओं को लेकर कोई काम ठोस रूप में हो सके। ये मैं एक सामान्य आदमी के रूप में, सामान्य आस्थावान व्यक्ति के रूप में मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि पिछले 4 वर्षों में उत्तर प्रदेश में हमारी आस्थाओं को बल मिला है, बहुत बड़ा बल मिला है। मनोज जी, अभी जैसा कि संजय तिवारी जी ने कहा, मदन जी ने कहा,
ये तमाम सारे मुद्दे हैं 4 साल में। केवल आज हम ये अगर ऑक्सीजन और इनकी बात करें तो ये तो मात्र 1 हफ्ते और 15 दिन की क्राइसिस थी, लेकिन 4 साल में काम तो हुए हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी गिनाती है कि 13 मेडिकल कॉलेज बना दिए, एक्सप्रेसवे, उनका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लगभग तैयार है, 2 एक्सप्रेसवे पे काम चल रहा है, और गरीबों के लिए तमाम योजनाएं हैं, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि, इन तमाम सारी योजनाओं के साथ भी चुनाव मैदान में है। तो मनोज जी, इन सब की काट के लिए आपके पास क्या है? क्योंकि अखिलेश का नाम भी विकास के साथ ही जोड़ा जाता है। देखिए उपाध्याय जी, मैं तिवारी जी की बातें सुन नहीं पाया, मैं लास्ट का लाइन सुन पाया, मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। लेकिन जो लास्ट की लाइन सुनी उसमें कहीं ना कहीं ये बात मैंने महसूस की, शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि भावनात्मक रूप से सरकार ने उनके हृदय को मजबूत किया है। तो मैं भी इस सरकार को 2 कामों में बांटता हूँ, और एक भावनात्मक रूप से सेंट्रल से लेके उत्तर प्रदेश की सरकार, और दूसरा होता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके आम जनमानस के लिए काम क्या किया। अगर हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय किसानों को या गरीब मजदूरों को फ्री अनाज दिया जाए कोरोना काल में, उसको डेवलपमेंट कहते हैं, तो मैं उन पे सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराऊंगा कि आपका विश्लेषण करने का तरीका हो सकता हो। किसी भी स्टेट, किसी भी सरकार, जो देश होता है, उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी कितनी हुई, और आपके पूरे प्रदेश में रोजगार किस तरह उपलब्ध हुए, और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से मजबूत हो रहा है, युवाओं को रोजगार के रूप में क्या मिल रहा है, और एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, और इन सारे की भी आपने बात की है। मैं एक मिनट आपको रोक रहा हूं। आपने देखा होगा कि रोजगार के लिए योगी सरकार ने तमाम होल्डिंग लगाए। उनका कहना है कि हमने लगभग 4 से 5 लाख लोगों को अब तक 4 से 5 करोड़, सॉरी 4 से 5 करोड़ लोगों को रोजगार की भी बात करते हैं। बीजेपी की एक सबसे बड़ी काबिलियत वो है कि उनसे सवाल कोई नहीं पूछता, और इसीलिए वो अपना झूठ प्रपंच फैलाने में हमेशा बहुत तेजी से फैलाते हैं, और उसमें डर भी उनको नहीं लगता। हो सकता है कुछ मीडिया ऐसे हैं, कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो सवाल पूछ लेते हैं उपाध्याय जी, तो शायद तिवारी जी को बता दूं, और भी पैनल में बैठे लोग बता दूं, उन पे FIR हो जाती है, उनको जेल भेज दिया जाता है, उनके खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे लगा दिए जाते हैं। और अगर आप गूंगे बन जाते हैं, मैं तो उस शब्द का इस्तेमाल लगातार करता हूं जो मेरे ख्याल से उचित नहीं, लेकिन फिर भी, जो माउथ में अपने चैन केस लेता है, चुपचाप टेप लगा के बैठ जाता है, उसके लिए ये सरकार बेहतर है, और ये सरकार का विश्लेषण भी लोग बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मैं विपक्ष के नाते सरकार के किसी काम को डेमोलाइज नहीं करूंगा, लेकिन मेरा एज ए बेहतर विपक्ष ये जरूर हक बनता है नैतिकता के आधार पे, सामाजिकता के आधार पे, और राजनीतिक के आधार पे, कि मैं सरकार से पूछूं कि 13 कौन से मेडिकल कॉलेज आपने बनाए, अगर बनाए तो उन डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए, उनकी पिक्चर जारी करिए जहां योगी आदित्यनाथ ने उसका शिलान्यास किया हो और इसके बाद उसका उद्घाटन किया। ये बात मैं सबसे जानना चाहता हूं, जो लोग भी बीजेपी की सरकार की बात करते हैं। हम तो गिनाते हैं ना, हमसे जो काम किया हम गिनाते हैं। हम 23 महीने में एक्सप्रेस वे बनाते हैं ना, आगरा से लखनऊ तक। क्या हमारा गलत है क्या? अब बताइए, 23 महीने में नहीं बना हो तो बताइए। अब 4.5 साल बीत गए, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे समाजवादियों ने लगभग 30% काम कर दिया था, भूमि अधिग्रहण का 70 to 80% काम कर दिया था। 2016 के बजट में हमारा लगभग 1700 करोड़ रुपए हमारा बजट था पूर्वांचल एक्सप्रेस के लिए 2016 के बजट में। 17 में तो चुनाव था। तो जिस सरकार ने 1 साल पहले ही जिस चीज के लिए काम कर दिए हो, वो भी 4.5 साल में बन न पाया हो, जब बना भी तो 50 ठो उसमें छेद हो गए हो, और कोई मीडिया उस पर डिबेट नहीं करता। मैं हास्यप्रद महसूस करता हूं। और समाजवादी पार्टी का द्वारा बनाया गया एक एक्सप्रेस वे, जिसपे बारिश के कारण एक जगह पे रोड बैठ जाती, वो भी किनारे अलग सर्विस रोड की तरफ मिट्टी बहने से, जहां पे बोल्डिंग नहीं की गई, जहां पत्थर नहीं लगाया गया, जो अधूरा काम रह गया था, उस पे पूरी डिबेट नेशनल चैनल पे होती है। तो निश्चित तौर पे आप प्रशंसा कर सकते हैं इस सरकार की, लेकिन मैं एक बेहतर विपक्ष के नाते ये बात जरूर कहूंगा, चाहे पत्रकार हो या कोई अन्य राजनीतिक दल, सरकार को कसौटी पे खरा उतरना चाहिए। अगर सरकार अपने कामों की कसौटी पे खरा नहीं उतरती, तो मैं ये महसूस करता हूं कि सरकार ठीक वैसी है जैसे अपनी इस डिबेट में बीजेपी के विधायक महोदय की कनेक्टिविटी आपसे, हमसे और जनता से है। वो जवाबदेही भी नहीं जानते। आपने विकास की बात करी, आवाज चली गई। तो वो कितना अपडेट है, गजट्स के लेके कितना अपडेट है,
वो हम आपकी बात को लेके, अरे एक विधायक का मतलब आम आदमी नहीं होता है, उसके पास उसका पीआरओ होगा, उसका सिपाही होगा, उसका गनर होगा, सब कुछ तो होता है उसके पास, उसके बच्चे होंगे, लेकिन उनकी कनेक्टिविटी जनता से नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे जनता से उनकी कनेक्टिविटी नहीं है। आपकी डिबेट को मैंने बेहतर तरीके से मैंने एग्जाम्पल के साथ समझा दिया। जी जी, मैं मदन जी से जानना चाहूंगा। मदन जी, ये अचानक से 4 साल बाद धर्मांतरण का जो मुद्दा आया है, और अगर ये है और इतने सालों से हो रहा है, तो ये चिंता का विषय तो है। ये तो आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं मदन जी? चिंता के विषय इस सरकार के लिए भी तो है। 4.5 साल सरकार है, केंद्र में प्रदेश में। क्या क्या देखते हैं आप? क्या प्लानिंग कराते हैं आप? क्या आप जानबूझ कराते हैं? क्या उसके पीछे कोई और आपकी मंशा है कि चुनाव के समय ही इसको खोलना है? ये इसके पीछे उद्देश्य क्या है? मैं इस सरकार का उद्देश्य ही हिंदू मुसलमान, धर्मांतरण, कब्रिस्तान, शमशान, मंदिर, मस्जिद, इसके अलावा इनका कोई कंसंट्रेशन कोई रहते नहीं, और इसी के आधार पर चाहते हैं कि हम भावनाओं के आधार पर, भावनाओं को उजागर करके, भावनाओं को कैश करके हम कैसे चुनाव जीत लें। अभी आपने देखा होगा वाल्मीकियों के इन्होंने पैर धोए थे प्रधानमंत्री जी ने, और उनमें से 2 वाल्मीकि बीमार हुए इस समय, तो उनको ना अस्पताल में न जगह मिला, न दवाई मिली, जिनके उन्होंने चरण पखारे थे। तो वोट के लिए आप कुछ भी कर लें, लोगों को दिखाने का ये जो ब्रांडिंग होती है ना, जैसे व्यापारी कोई भी चीज बेचने के लिए विज्ञापन का आधार करता है, वैसे ये विज्ञापन के आधार पर सरकार चल रही है, ब्रांडिंग हो रही है, केवल ब्रांडिंग हो रही है। मैं कहता हूं कि आपने कितने रोजगार दिए, सरकारी नौकरियां कितनी मिली? आपने ये जो शिक्षा के क्षेत्र में तमाम लोग जो थे, जो टेम्परेरी थे आपके, उनको क्या किया आपने? आपने जो वादा किया था, आपने कितने नौकरियां भर्ती की चिकित्सा के क्षेत्र में, अस्पतालों में कैंसर व्यवस्था की। आज पूरे दुनिया में हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश में है कि कैसे गंगा में लाशें तैर रही हैं, कैसे लोगों ने दफना दिया और ऊपर बालू से ढक दिया गया। आपको खुद अपनी सरकार की कमियां छिपाने के लिए आपको टीन से ढकना पड़ा शमशान घाटों को। आपके आंकड़े अस्पताल के कुछ बताते हैं, सरकार के कुछ बताते हैं, और जो मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है उसके आंकड़े कुछ होते हैं। तो आपके अपने आंकड़े जो झूठ बोलते हैं, जिस पर आपको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए कि हाँ ये हमारे आंकड़े गलत आए सरकारी, वास्तविक में इतने लोगों की मौत हुई जिसके लिए सरकार पहले से तैयार नहीं थी, अब मैं तैयारी कर रहा हूं। तो सच्चाई जनता के सामने लाना चाहिए। केवल आप सचिवालय को गेरुआ रंग से रंगवा दीजिए, कुर्सी में गेरुआ रंग की तौलिया डाल दीजिए, और आप केवल धर्म के नाम पर इस देश को कब तक मूर्ख बना सकते हैं? आपने ये इसीलिए अब वो धर्म और उसके बाद जात का आधार लेना चाहते हैं। आप अपने काम का आधार मापदंड लीजिए ना। कौन सा काम किया आपने जो इसका शिलान्यास किया और काम ने पूरा किया हो? आपने उत्तर प्रदेश में 4.5 साल हो गए और केंद्र में हो गए, आप वही मुद्दा लाते हैं, और जहां पर कोई आपके खिलाफ आवाज उठाता है उसको आप देशद्रोह बंद कर देते, चाहे पत्रकार हो, चाहे गोरखपुर का डॉक्टर हो, और चाहे कोई लेखक हो, चाहे कोई कवि हो, उसके सब के खिलाफ आप मुकदमा दायर कर देते हैं। ये अघोषित रूप से जो लोकतंत्र का हत्या की जा रही है, जो तानाशाही रवैया चल रहा है, ये जनता मेरी समझ से आज नहीं तो कल इसका जवाब देगी। क्योंकि आप चुनाव के समय फिर से ये जो धार्मिक भावनाएं कि कैसे धर्मांतरण हो रहा है, कैसे आप मंदिर और मस्जिद के नाम के अगर कोई भ्रष्टाचार का उजागर करता है मंदिर के नाम पर, तो आप कहते हैं कि मंदिर में बाधा डाल रहे हैं। अरे भाई, कौन बाधा डाल रहा है? आप बनाइए। लेकिन जनता से जो पैसा लिया गया है, हर घर से आपने जो भावनाओं के नाम से पैसा लिया है, उसका हिसाब किताब जनता के सामने रखिए, और न रखिए जनता के सामने। आपको वो भी अगर तकलीफ है तो जो सामने उजागर हुआ है कि आपकी 1-2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ बिक रही है, 20 लाख की जमीन 2 करोड़ बिक रही है, और आपका खुद का वो अपराधी है जो फरार है, जिनसे आप ले रहे हैं। संजय तिवारी जी, मदन जी की और मनोज जी की आपने बात सुनी। इन बातों का सार क्या है? कुछ बातें उनकी सही लगती हैं कि ये तमाम सारे मतलब चाहे वो कोरोना काल का जो अव्यवस्थाएं हैं वो रही हों, या और भी कई सारी बातें मदन जी ने कही, आप पूरे उसको ध्यान से सुन रहे थे। इस पर आपका जो मत है वो क्या है? देखिए उपाध्याय जी, क्या है?
मनोज जी ने एक विपक्ष के रूप में जो कुछ कहना चाहिए और जिस तरह से सरकार को घेरना चाहिए उन्होंने बिल्कुल ठीक तरीके से घेरा और ये जवाब सरकार को देना भी चाहिए। अब रहा सवाल कि दो मुद्दे अभी उभर के आए। गंगा में लाशों की बात की उन्होंने, तो मैं यहाँ मुझे याद आ रहा है अखिलेश जी की सरकार थी और गंगा में कई स्थानों पर 1500 से ज्यादा लाशें तैरती हुई मिली थी। अखबारों में भी छपा था उस समय और किसी ने कोई हो हल्ला नहीं किया था। सबने उस समय सवाल उठाए थे कि ऐसा क्या हो रहा है जिससे ये चीजें सामने आई हैं। और उस समय सलीके से सरकार ने भी उसका जवाब दिया था, सरकार ने जवाब देने की भी कोशिश की थी और वो राजनीतिक मुद्दा नहीं बना था, सामाजिक मुद्दा था और समाज ने उठाया और समाज को जवाब मिला। आज जो पूरे उत्तर प्रदेश के हालात हैं, अभी कोरोना को लेकर के बार बार बातें हो रही हैं, बार बार बातें हो रही हैं। मैं तो इन दोनों लोगों से, जो कांग्रेस के भी हमारे साथी हैं, जो समाजवादी पार्टी के भी साथी हैं, इनसे मैं ये जरूर जानने की कोशिश करूंगा और मुझे पूछने का हक भी है कि भाई सरकार ने बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपके समय में, अपने समय में खड़ा किया था स्वास्थ्य का, तो उसको फेल नहीं होना चाहिए था। सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की तरफ कितना ध्यान किस सरकार ने दिया है पिछले 30 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने देखा है, उसको एनआरएचएम भी देखा है, उत्तर प्रदेश की सरकारों को भी देखा है। और यदि सरकारी सुविधाओं को ठीक से लॉन्च किया गया होता और ठीक से चलाया गया होता, अगर सरकारी अस्पतालों को दोहन का केंद्र न बनाया गया होता, उसमें डॉक्टर बैठ रहे होते, तो शायद कोरोना काल में पूरे महामारी को नियंत्रित करने में बहुत सुविधा हुई होती। आखिर हम गए सरकार में, हम गए सरकार की सुविधाओं में, लेकिन हमने पिछले 30 वर्षों में बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल तो खड़ा कर दिए उत्तर प्रदेश में। हमने मेदांता को बुला लिया था उत्तर प्रदेश में, लेकिन एक एम्स नहीं बनाया था। ये कौन सी सरकारों की नीति थी भाई? मेदांता बनाना जरूरी था लखनऊ में एम्स भी बनना चाहिए था ना, नहीं बनाया हमने। कोई प्रस्ताव नहीं दिया हमने, कोई जमीन नहीं दी एम्स के लिए, कोई योजना नहीं थी हमारे पास। हम प्राइवेट को बढ़ा रहे थे, हम निजी अस्पतालों को बढ़ा रहे थे, निजी डॉक्टरों को बढ़ा रहे थे। हमने सरकारी डॉक्टरों को न महत्व दिया, उनको सिर्फ ट्रांसफर, पोस्टिंग, वसूली इसका केंद्र बना के रख दिया। बड़ी कड़वी सच्चाई है ये। पिछले 30 वर्षों में उत्तर प्रदेश में यही हुआ है। खासतौर से दो क्षेत्र, मनोज जी ने सवाल उठाया रोजगार का। मैं पूछता हूं, अखिलेश जी की सरकार में जितनी सरकारी भर्तियां हुई, एक पर भी ज्वाइनिंग किसी की नहीं हो पाई। सभी भर्तियां जाके कोर्ट में अटक गई। इस तरह से प्रदेश चलेगा? ऐसे काम चलेगा? अभी वो गिना रहे थे कि हमने एक्सप्रेसवे बनाया और जनता को दे दिया। आपने एक्सप्रेसवे बनाया, बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ये बताइए, एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो गया था। 305 किलोमीटर की यात्रा लखनऊ से और आगरा के बीच की होती है। 305 किलोमीटर में न कोई पेट्रोल पंप था, न कहीं चाय पीने की जगह थी, न वॉशरूम जाने की जगह थी। ये क्या बनाया था आपने? हवाई जहाज बनाया था। ठीक है तिवारी जी, मनोज जी, आपने पूरी बात सुनी है। आप इन बातों का आप ही जवाब दे दीजिए। और जी मुझे बड़ा अच्छा लगता है, प्रसन्नता होती है और मैं अंदर से इतना खुश हो जाता हूं जब कोई पत्रकार मुझसे और मेरी सरकार पे सवाल पूछता है। जानते हैं क्यों? यही तो काम है पत्रकार का, यही तो काम है उसका, सवाल पूछना। बाकी तो सरकार के पास विज्ञापन है, सूचना विभाग है, अपने कामों को खूब प्रसारित करे, अरबों करोड़ों का उसके पास बजट है अपना प्रचार, अपना काम बताने के लिए। लेकिन पत्रकार को रियल में सवाल करना चाहिए सत्ता से। हम सत्ता में थे तो हमसे आप पूछ सकते हैं, मैं जवाब दूंगा, क्योंकि हम वो लोग हैं जो अपनी कथनी और करनी में अंतर करने की बात नहीं करते। बाल की खाल और ऑपरेशन बाल का करने वाली जैसी तो मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा, लेकिन जो हमारी जवाबदेही। आपने कहा मेदांता आया, निश्चित तौर पे मेदांता आया। आपको पता है मिनी पीजीआई पूरा लोहिया संस्थान किसने बनवाया? समाजवादियों ने बनवाया। एम्स वो आपको रायबरेली में जगह लखनऊ के लिए प्रस्तावित था भैया, लेकिन कांग्रेस की यूपीए की सरकार को उसको रायबरेली में बनाना था। हमने बेहतरीन जमीन उनको दी। गोरखपुर में बाबा जी को एम्स बनाना था, हमने गोरखपुर की सबसे बेहतरीन जमीन दी। क्या बात करते हैं तिवारी जी? विश्लेषण नहीं कर पाते हैं, या तो कहीं आत्मा या दिल में डर है। हो सकता है सरकारी आवास आपके पास भी हो, सरकार छीन ले, इस डर से आप न पूछ पाते हो। लेकिन जब हमारी सत्ता आएगी, आप बेधड़क हमसे सवाल पूछना, हम आपको हर सवाल का जवाब देंगे। और आपके इलाज के लिए 5 लाख था, अब के 15 लाख कर देंगे पत्रकारों के लिए लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में। आप बिल्कुल निश्चित रहिए, बेधड़क सवाल पूछिएगा। मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट की बात, हमने जितना स्ट्रक्चर, आपकी हेडिंग चल रही है मेट्रो का,
लखनऊ में जितना समाजवादियों ने काम किया था मेट्रो पे, क्या उससे 1 इंच आगे बढ़ा? मैंने एक शब्द कहा, पत्रकार होके मेरी बात नहीं समझ पाए। समाजवादियों ने 23 महीने में एक्सप्रेस वे बनाया। अगर पेट्रोल पंप रह गया, रेस्टोरेंट रह गया, टॉयलेट रह गया, तो आप बना देते ना, वो तो खत्म हो गया। 23 महीने में हमने बनाया। हमने 5 साल का समय नहीं लिया एक्सप्रेस वे बनाने में। तो आप कम से कम उस बात का विश्लेषण तो तिवारी जी करिए, बेहतर तरीके से, कंप्लीटली करिए, इस सरकार से करिए। अब वहां पूर्वांचल में एक्सप्रेस वे पे पेट्रोल पंप भी बन गया होगा और वहां पे रेस्टोरेंट भी बन गया होगा, उम्मीद है चल भी जाएगा, हम उसकी बधाई देंगे। मायावती जी को जैसे बधाई देने का मौका मिला था हमने दिया, और लगातार हर सरकार को देंगे। क्यों? हमारे दिल में चोर नहीं है, हमें पता है डेवलपमेंट धीरे धीरे ही होता है, किसी के घंटा बजाने और किसी के मंत्रोच्चारण से नहीं होता है। खैर, उस पार्टी से सवाल कोई नहीं पूछ पाएगा जो राम के चंदे में चुट्टाई करते हैं। मैं तो उस शब्द का इस्तेमाल करता हूं जो आम जनमानस को आसानी से समझ में आ जाए। राम की भक्ति थी, राम 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 राम, हे राम प्रभु राम प्रभु राम, और जब चुट्टाई का नंबर आ गया तब सब पूछ दबा के बैठ गए। वैसे हमारे यूपी में कहावत है, पूछ दबा के वही बैठता है। उस शब्द को मैं फिर जिक्र नहीं करूंगा, नहीं आप सबको बुरा लग जाएगा। हमारे यहाँ पूछ वही दबाता है, भागता है। मनोज जी बिल्कुल फायरिंग कर रहे हैं आप। मैं आपको बीच में रोकूंगा। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है रत्नेश मौर्य, उनको हमारी टीम जोड़ने का प्रयास कर रही थी, तो वो जुड़ गए हैं, वो शायद नहीं जुड़े हैं। चलिए, मैं संजय तिवारी जी से जवाब ले लेता हूं, क्योंकि मनोज यादव जी ने सारी मिसाइलें जो हैं वो संजय तिवारी की ओर दागी हैं। संजय जी, ये आपके ऊपर तो मनोज जी ने बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का पत्रकार होने का आरोप लगा दिया, और ये भी कह दिया कि आपके पास सरकारी मकान होगा इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। मनोज जी के सवालों का जवाब आप ही दे पाएंगे बेहतर, मैं बीच से हट जाता हूँ। देखिए उपाध्याय जी, मैं बताऊं, मैं पिछले लगभग 15 सालों से लखनऊ में रहता हूं, कई बड़े अखबारों में भी काम किया है, और मैं मनोज जी की जानकारी में बता दूं कि मैं मान्यता प्राप्त पत्रकार नहीं हूं। मैं किसी सरकारी सुविधा को आज तक मैंने नहीं लिया है। मैं जो पत्रिका प्रकाशित करता हूं उसके लिए सूचना विभाग में कोई आवेदन तक नहीं किया है। तो मैं सरकार की और खास तौर से ऐसी सरकारों की सुविधाओं से दूर रहकर अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करता हूं। बाकी मनोज जी ने जिस तरह रेवड़ियां बांटी थी वो मुझे मालूम है। सूचना विभाग के बजट के 650 करोड़ रुपए कहां जाते थे हर महीने, वो मुझे नहीं मालूम, उसमें मुझे कोई सवाल नहीं उठाना है। और एक बात मैं बता दूं, उन्होंने कहा कि अभी सूचना विभाग का बजट होता है और सरकार को अपनी सारी बातें प्रचारित करने का अधिकार है। मैं सारे राजनीतिक दलों से एक अपील करता हूं कि जनता की गाढ़ी कमाई के ये पैसे जो सूचना विभाग में आप लुटाते हैं, इस पैसे को बंद करके आप काम क्यों नहीं ऐसा करते हैं जिससे जनता आपको जान जाए कि आप काम कर रहे हैं। जब जनता के लिए आप काम कर रहे हैं और जनता उसको लेती है आपके काम को, आपके लाभ को, तो जनता के लिए अलग से बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाने की क्या जरूरत होती है। मैं सभी से कहता हूं, मैं केवल समाजवादी पार्टी से नहीं कह रहा हूं, मैं सभी से इस बात को कह रहा हूं मोदी जी से कहनी चाहिए। इस गाड़ी कमाई का जो पैसा है, सबसे ज्यादा पैसा आप तक मैं सभी से कह रहा हूं, विज्ञापन पे। मैं मनोज जी सभी से कह रहा हूं। सकता है संजय जी, ठीक है, मोदी ला सकते हैं। मोदी जी से आप अपील करिए। वाई हर पेट्रोल ये आप कह रहे हैं ना, तो ये आप कह रहे हैं कि परिवर्तन ला सकते हैं, नरेंद्र मोदी ला सकते हैं ये। हाँ, तो आप अपील करिए ना मोदी जी से। मैं यही तो कह रहा हूं ना। आपने कम यू स्पीक मिस्टर मोदी। अभी आप आएंगे तो मोदी जी से आपने, अच्छा 1 मिनट, आपने मेरे 650 करोड़ का बता दिया, धन्यवाद आपका। अब जो 6,500 करोड़ खर्च किए हैं जिन्होंने, उन पे कब सवाल उठाओगे? आप अदने से व्यक्ति पे तो सवाल उठाते हो, तभी हमारी मंशा आप पे ये संदेह प्रकट करती है कि क्या तिवारी जी कहां पे ऐसा तो नहीं है कि आप किस चीज पे खर्च, आपकी जानकारी पता है। अभी आपने आरोप लगाया कि मैं सरकारी मकान में रहता हूं, तो मैं आपको बता दूं, मैंने भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी की सरकार से 1 पैसे का मदद नहीं लिया है। एक सिंपल पूछता हूं, आपने कहा समाजवादियों ने, इस बीच हमारे साथ शुक्ला जी जुड़ गए हैं। जनता पार्टी विनीत शुक्ला जी से मेरा सवाल है सीधा सा। अभी आप बहस में थोड़ी विलंब से आए हैं, इससे पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पार्टी के प्रवक्ताओं ने यह आरोप लगाया है कि पिछले 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एक भी ऐसा काम नहीं किया है जो जनता की भलाई का हो सकता हो। इसके पलट सांप्रदायिकता की राजनीति की है, झूठ की राजनीति की है। विनीत जी, इन सारे आरोपों से आप कहां तक सहमत हैं
और मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास कार्य किए हैं, क्या आप उन विकास कार्यों को गिना सकते हैं, बता सकते हैं? विनीत बता जी। सकते हैं? जी उपाध्याय जी, मैं बिल्कुल बता सकता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां 2017 में जब प्रचंड बहुमत के साथ सरकार हमारी बनती है, उससे पहले के उत्तर प्रदेश को आप अगर देखेंगे तो दिल्ली से बॉर्डर जैसे क्रॉस करते थे, जहां अंधेरा शुरू होता था वहां उत्तर प्रदेश होता था, और 4-5 जिलों तक बिजली सीमित रहती थी। आज उत्तर प्रदेश के 75 जिले में सभी जगह पावर हाउस के जरिए जगह बिजली मिल रही है। गांव में 20 घंटे, 18 से 20 घंटे, तहसील स्तर पर 20-22 घंटे बिजली मिल रही है। दूसरी बात, यही उत्तर प्रदेश था जो कहते हैं कि मेट्रो की बात करेंगे और एक एक्सप्रेस वे बना, उसको 4,000 करोड़ रुपया किसके, ये आज तक समाजवादी के 70 सालों की कांग्रेस की सरकार रही और इसके अंदर टेस्टिंग लैब था एक। हमारी सरकार के समय में कोरोना की महामारी चल रही है, में आज टेस्टिंग लैब, 300 टेस्टिंग लैब है, 20 लाख का ऊपर हम पीपीई पा रहे हैं। सैनिटाइजर उत्तर प्रदेश दूसरे राज्यों में भी दे पा रहा है। दूसरी रोजगार की बात करें, 4 साल के अंदर हम ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी की है, सेक्टर में अलग की है। सैमसंग जाना, सैमसंग को आ जाना, क्या मदन जी मुझे सुन पा रहे हैं? अगर मदन जी मुझे सुन पा रहे हैं तो मदन जी मैं ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस इन जो भारतीय जनता पार्टी ये तमाम अपने विकास कार्य गिना रही है, लेकिन कांग्रेस इस फील्ड में कहीं नहीं दिखाई दे रही। कांग्रेस सांगठनिक दृष्टि से क्या करेगी, कांग्रेस किस तरह से मैदान में जाएगी, कांग्रेस के मुद्दे क्या होंगे? तो मदन जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, फिर हम समाजवादी पार्टी के साथी मनोज जी के पास आएंगे। मदन जी। देखिए, कांग्रेस आज लगभग 30-32 साल से उत्तर प्रदेश में शासन में नहीं है, और अगर उसके पहले के विकास के कार्य आप देखें तो मैं समझता हूं कि उसकी तुलना में 30-32 साल में सिवाय भ्रष्टाचार बढ़ने के कोई काम हुआ नहीं। जो काम हुआ भी है थोड़ा बहुत, उसमें अगर 100 करोड़ रुपया खर्चा किए गए हैं, 1000 करोड़ रुपया खर्चा किया गया, 5000 करोड़ खर्चा किया गया, तो उसमें 3000 करोड़ का बंटवारा हुआ आज। लेकिन फिर भी जो काम हुआ है उसकी हम सराहना करते हैं। लेकिन अभी जो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों की गिना रही थी, विद्युतीकरण, कुल 12,000 गांव को छोड़ के पूरे हिंदुस्तान का विद्युतीकरण हो गया था। और आज जो विद्युत की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बिजली की दर अगर कहीं पर है तो उत्तर प्रदेश में है। जिस प्रकार बिजली विभाग में भ्रष्टाचार है और जिस प्रकार बिजली में के माध्यम से गरीबों का शोषण हो रहा है, आज ये लॉकडाउन के समय में जिनकी दुकानें बंद रही उनके यहाँ बिल आ रहे हैं। मानना पड़ेगा कि पिछली सरकारों के दौरान, मदन जी ये मेरा सवाल है आपसे, पिछली सरकारों के दौरान पूरे उत्तर प्रदेश में 100% बिजली नहीं थी। ये एक उपलब्धि के रूप में हम जानते हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश में भरपूर मात्रा में बिजली है, और बिजली है तो बिल है, जब बिजली ही नहीं होगी तो बिल कहां से होगा? ये एक मेरा सवाल है। मतलब आप इससे सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं। उस बात की हम मनोज जी आ रहा हूं आपके पास, एक मिनट मदन जी की बात पूरी हो जाए फिर आपके पास आ रहा हूं। उसका पूरा किया है तो उस काम की हम सराहना करते हैं। लेकिन जो बिजली की दर है, रेट है, आज पूरे उत्तर प्रदेश का जो बिजली का रेट है, किसी प्रांत में इतना बिजली महंगी नहीं। और जिस प्रकार से बिजली के में जो यहाँ के गरीब जनता, आम जनता और किसानों के ऊपर बोझ है, मैं समझता हूं ऐसा कभी नहीं हुआ। एक तरफ डीजल का रेट महंगा है, अगर वो डीजल से चलाता है तो वो मरता है। दूसरी तरफ बिजली के रेट इतने महंगे कर दिए गए हैं जिससे आम आदमी पिस रहा है। तीसरी तरफ बिजली में भ्रष्टाचार इतना है कि आप उसकी कोई जांच नहीं है, कुछ बिल आए दो नहीं तो कटती बिजली, और वहां होते ऑफिस में लेन देन करो।
जब वहां के एक्सचेंज से लेकर सबकी, ठीक है मदन जी, आपकी इन बातों का जवाब विनीत जी सुन रहे हैं, विनीत जी से लेंगे। लेकिन मनोज जी कुछ कहना चाह रहे थे बीच में। मनोज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज मनोज जी बताइए। फोकस किया कि गाजियाबाद से या नोएडा से घुसो तो उत्तर प्रदेश अंधेरे में रहता था। मैं उनकी बात से 100% सहमत हूं। और आप मीडिया वालों से मेरा अनुरोध है कि अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्रित्व काल में 2 मुद्दों पे अखिलेश यादव एज ए मुख्यमंत्री उनके बयान सुन लीजिएगा। जब उनसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में बिजली कम आती है तो उन्होंने कहा कि जो बिजली पे काम होना है उस पे समाजवादी पार्टी काम करी और 2016-17 के साल के अंत तक हम बिजली की सप्लाई उत्तर प्रदेश में 18 से 24 घंटे सुनिश्चित कर पाएंगे। उसका उदाहरण सहित बताया दे रहा हूं, शायद हो सकता है विद्वान लोग समझ जाएं। पहले गांव में 4 तार होते थे। 4 तार आप समझ रहे होंगे ना, विनीत शुक्ला को 4 उंगलियां दिख रही होंगी। वो 4 तार में इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि आप 24 घंटे या 18 घंटे की बिजली की सप्लाई कर सको। अब आप 1 तार दिखता है, अभी आपको याद होगा 1 तार आता है जो कई तारों से लिपटा हुआ, केबल में लिपटा हुआ था। उससे 2 फायदे हुए, एक तो बिजली चोरी कम हो गई और दूसरा उससे पावर, आपकी जो बिजली सप्लाई की पावर है वो बढ़ गई। आप 24 घंटे की बिजली सप्लाई कर सकते हैं। अगर बुद्धिमान होंगे, पढ़े लिखे होंगे और बिजली विभाग के किसी जिम्मेदार आदमी को आप डिबेट में एक दिन बैठा लीजिए, बिजली पे चर्चा कर लीजिए। 2012 से 2017 तक अभूतपूर्व काम हुआ है। जैसा कि हमारे मदन शुक्ला जी ने कहा कि हमने बहुत सारे गांव में बिजली दी। निश्चित तौर पे कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में काम किया होगा। उस काम को आधुनिकता के साथ और उस काम को मजबूती के साथ, ट्रांसफार्मरों की पावर बढ़ाने का काम जितना समाजवादी ने 2017 में किया है, वो उत्तर प्रदेश के इतिहास में बिजली विभाग में कोई सरकार नहीं कर पाई। ये मेरे शब्द नहीं थे, ये शब्द थे बिजली विभाग के एक इंजीनियर के, जो कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष थे। किसी डिबेट में उन्होंने मुझसे ये बात कही थी। विनीत शुक्ला जी मुस्कुरा रहे हैं आपकी बातों पे। हम आपकी बातों का जवाब विनीत शुक्ला जी से ही ले लेते हैं। विनीत जी, आप बहुत देर से दोनों की बातें सुन भी रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं, आप ही जवाब दे दीजिए इन तमाम सारी बातों का। देखिए उपाध्याय जी, मैं ये कहना चाहूंगा, जो मैंने आपसे बोला है ये धारणा आपके भी मन में होती थी। कानपुर के व्यापारी, इतना धुआं कानपुर के अंदर होता था जनरेटर का, व्यापारी बेचारे मजबूर होते थे, लखनऊ आते थे शाम को रुकने के लिए, क्योंकि राजधानी थी। और आज वही व्यापारी कानपुर जैसे शहर में रुक पा रहे हैं। आज गांव में भी बिजली मिल रही तो गांव में भी लोग, युवा लोग रोजगार कर पा रहे हैं, अपना काम कर पा रहे हैं। और दूसरी बात, सैफाई, मैनपुरी, रामपुर के सिवा कभी एक सवाल सुन लीजिए। अरे मनोज जी, हमने बस एक सवाल आप इतना बता दो कि आपकी सरकार ने कितने मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए नए संयंत्र लगाए हैं या बंद पड़े संयंत्र चालू किए। आप एक डाटा बता दो, जनता सुनना चाहती है। कितने मेगावाट बिजली की आपने नई खपत पैदा की? मनोज जी, मैं इतना कहना चाहूंगा, अगर आपने इतनी ज्ञान की बातें की, इंजीनियर ने आपके कान में आकर के सारी बातें बता दी, तो ये कोई आकाशीय बिजली हम दे भी नहीं रहे हैं। ये कोई आकाशीय बिजली नहीं है, ये बिजली वही है और यही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश को आपने 2017 से पहले लूटा, खोखला कर दिया और अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार थी। आज मैं एक कह रहा हूं मनोज जी, आज बिजली हम दे पा रहे हैं तो हर गांव में बराबर दे रहे हैं, बिना भेदभाव के दे रहे हैं, बिना जाति देखे दे रहे हैं। पहले के समय में अरे मान्यवर, मैं कह रहा हूं ना, कहां से आ रही है बताओ ना। अरे साहब मनोज जी, मैंने कहा ना, सारे संयंत्र, सारे इंजीनियर आपके काम में बता रहे और ये आकाशीय बिजली दे रहे हैं। विनीत जी की बात सुन लीजिए। मनोज जी, सबसे बड़ी समस्या समाजवादियों की ये है कि लाल टोपी लगा करके बैठ जाएंगे और अपनी बात के आगे सुनते नहीं है, गुंडाई दिखाने लगते हैं। और हम पैंट वाली पार्टी हम है भी नहीं ना। अरे भाई, हम देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी से हैं, हम संघ की बात नहीं कर रहे हैं मान्यवर। लाल टोपी के प्रति जो धारणा उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में है, ये सबको पता है कि लाल टोपी वाला गुंडा है और ये सब जानते हैं। आज उत्तर प्रदेश का बच्चा जानता है कि लाल टोपी देख करके लोग भागते हैं, कहते हैं कि गुंडा आ रहा है। ये धारणा है। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर, आज उत्तर प्रदेश में अगर बुलडोजर चल रहा है, आज गुंडे, माफिया और अपराधियों पे बुलडोजर चल रहा है,
गाजीपुर से गाजियाबाद तक बुलडोजर चला करके आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने बता दिया है कि कानून का राज स्थापित करने के लिए किस तरीके के काम करने होते हैं। ये आपने भी मनोज जी देखा है और आपके जो सपा समर्थित गुंडे थे वो भी जान चुके हैं। देखिए, मैंने एक आपसे विनीत जी की बात को आगे बढ़ाते हुए हम संजय तिवारी जी से जानना चाहते हैं। संजय तिवारी जी, ये बताइए कि कानून व्यवस्था को लागू करने में योगी की सफलता कही जा सकती है। निश्चित रूप से कानून व्यवस्था पे काम हुआ है और माफियाओं को अंदर किया गया है। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? और यदि हैं तो क्या आपको लगता है कि जैसे हमारे तमाम साथी कह रहे हैं कि अपराध नियंत्रण में नहीं है, कांग्रेस का भी कहना है, सपा का भी कहना है, इन सारी बातों से आप कहां तक इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ये 1000% सच है कि 2017 से लेके अब तक उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से कानून की व्यवस्था बनी है, ऐसी इससे पहले नहीं थी। उत्तर प्रदेश में मायावती जी की सरकार बदली गई थी और अखिलेश यादव जी की सरकार आई थी, तो इसलिए लाई गई थी कि कानून व्यवस्था बहुत खराब थी उस समय। जेलों में हत्याएं जी, जेलों में लगातार एनआरएचएम की 3 हत्याएं जेलों में हो गई। वो सारा खैर लिपा पोता गया, वो अलग चीज हो गई। जिन नारों को लेकर के अखिलेश यादव जी की सरकार आई थी, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर अखिलेश यादव जी की भी सरकार अगर उत्तर प्रदेश से गई तो उसके पीछे भी लॉ एंड ऑर्डर ही था। मैं इस बात को एक जर्नलिस्ट के रूप में बड़े खुले चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में पिछले 4 वर्षों में यदि कोई पटाखा नहीं फूटा है, यदि बाराबंकी, लखनऊ, बनारस, संकट मोचन, अयोध्या जैसी जगहों पे सीरीज धमाके नहीं हुए हैं, तो ये एक छोटी उपलब्धि नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरा, उत्तर प्रदेश के जितने बड़े माफिया हैं, चाहे वो कोई भी हो और कितना हो रसूख वाला रहा हो, वो जेल में है या भागा हुआ है। ये भी छोटी बात नहीं है, ये भी बहुत बड़ी बात है। तीसरी बात, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के दृढ़ निश्चय पर हम कोई सवाल भी नहीं उठा सकते, कोई भी व्यक्ति नहीं उठा सकता। ठीक है, विपक्ष के नाते आप जो कहना हो कहिए, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो 24 घंटे काम करते हुए लगातार उत्तर प्रदेश को दूसरी दिशा में ले जा रहा है। अभी चर्चा हो रही थी बजट की, 2 लाख करोड़ रुपए का बजट उत्तर प्रदेश का होता था, 2.25 लाख करोड़ रुपए का, आज 5 लाख करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश का बजट है। इस महामारी के बीच में भी 22 करोड़ का राज्य है। तो आप किसी से 5 साल में कितनी अपेक्षाएं कर सकते हैं? ठीक है, आप एक्सप्रेस वे बना के बार बार बात कर रहे हैं कि एक्सप्रेस वे हमने बना दिया, हमने 38% 35% काम कर दिया था पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर। मैं पूछता हूं, गांवों की क्या दशा थी बाबू? गांव में क्या कनेक्टिविटी थी? आज कम से कम उत्तर प्रदेश के अधिकांश गांव, मैं सारे समग्र गांवों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं गांव से आता हूं, मैं लखनऊ में कम रहता हूं, और मैं गांव को देख रहा हूं कि गांव का नौजवान अब गांव में काम कर रहा है। गांव में उसको बिजली मिल रही है, गांव में उसको पानी मिल रहा है, और गांव में उसको दवाएं भी मिल रही हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं मनोज जी? सड़कें गांवों की बहुत अच्छी हो गई। मनोज जी आप बताइए, मनोज जी आप इसे जवाब ले। तिवारी जी ने, मैं बीच से हट जाता हूं। तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं साधुवाद प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपनी पूरी कला का प्रदर्शन किया, और बेहतर है, ऐसे ही करना भी चाहिए। निश्चित तौर पे मान्यता वाले पत्रकार भी हो जाएंगे और उनकी फंडिंग भी बढ़ जाएगी। लेकिन मैं फिर महत्वपूर्ण बात पे आता हूं, जो शायद मेरे ख्याल से उनको भी मेरी बात अच्छी लगी। अखिलेश यादव जी को आर्काइव में आ जाके, मीडिया आर्काइव में देख लीजिएगा, जब लॉ एंड ऑर्डर पे उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि लॉ एंड ऑर्डर पे उत्तर प्रदेश में स्थितियां खराब हैं, उनको सही करने के लिए काम करना पड़ेगा। यूपी 100 जैसी व्यवस्था डेवलप की, 108I, और इसके बाद 1090 जैसी व्यवस्था डेवलप की। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या किया, मैकेनिज्म क्या बनाया आपने? आप बस ऐसे ही सही कर दिए। 180 से 185 ब्राह्मणों को ठोक दिया और लॉ एंड ऑर्डर सही हो गया। गजब। अरे हम तो बचपन से ये जानते आए कि हिंदुस्तान में अगर सबसे कोई उदारवादी कास्ट है तो ब्राह्मण होती है, जो हिंसा से बिल्कुल दूर रहना चाहती है, अहिंसावादी होती है, धर्म की बात करती है। और इसी उत्तर प्रदेश में 200 से लगभग 200 अपराधी छिपे थे, और बाबा आए और बाबा ने दे दनादन ठोको नहीं ठोक दिया। अब किसी को कोई नहीं। ये ब्राह्मणवाद कहां से ले आए बीच में? मनोज जी, ये ब्राह्मणों को अचानक कहाँ से ले आए आप? ये तो एक नया एंगल ले आए, ये इसका विकास से क्या ताल्लुक है? वीडियो आया था, विनीत जी तो खुद ब्राह्मण है। विनीत जी बताइए। इसीलिए कह रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ, ये बात कोई ब्राह्मणों को मारेंगे तो उसपे क्या कार्रवाई की अखिलेश जी ने? कन्नौज के अंदर ब्राह्मण बच्चे को पिटवा दिया अपनी सभा के अंदर।
मंचों पर उनको अपमानित करते रहे जब इनकी सरकार आती है, तो अब क्या बात करेंगे ब्राह्मणों की? ब्राह्मणों को खुलेआम धमकी दी जा रही है, इनके समाजवादी के नेता दे रहे हैं। अब आप कैसे ब्राह्मणों की बात कर सकते हैं भाई? और गुंडे अपराधी अगर मारे जा रहे हैं, इसका तो जवाब उससे विनीत दर्द जी से पेट- लेंगे, इसका जवाब विनीत जी से लेंगे, लेकिन इससे पहले मैं मदन जी से जानना चाहता हूं। मदन जी, मुख्तार अंसारी को जब पंजाब से उत्तर प्रदेश लाने की बात चल रही थी, तो आपकी कांग्रेस सरकार ने बीच में बहुत रोड़े अटकाए। छोटी छोटी बात पे वे कोर्ट में गए और उन्होंने उनको यहां लाने में विलंब किया। तो क्या मुख्तार अंसारी से कांग्रेस का कोई बैकडोर से गठजोड़ है? मदन जी। नहीं, ये कहना आपका गलत है कि कांग्रेस ने कोई उनके परिवार के उनके साथ के लोग कर रहे होंगे। जहां तक अभी अपराध की बात हमारे संजय जी तिवारी जी पत्रकार कर रहे थे कि अपराधों में कमी आई है, मैं आप ही के माध्यम से तिवारी जी पूछना चाहता हूं कि अपराध में कमी आई है तो कानपुर में इनामी माफिया भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष के घर में दावत में आता है और जब पुलिस उसको पकड़ती है तो उसको जबरिया छुड़वा लिया जाता है और बाकायदा कुछ दिन बाद शांति से कोर्ट में सरेंडर होता है, उनकी जमानत भी जाती है। आपके उन्नाव के सेंगर विधायक का मामला आपके से छिपा हुआ नहीं है कि कैसे बलात्कार और हत्या के मामले में आज भी सजा याफ्ता है आपके। लेकिन वो तो जेल में है, सजा हो गई उसको, इसी सरकार में सजा हुई है उसको, तो अब उसका तो मुद्दा ही खत्म हो गया। दूसरा, हम ये भी देखते हैं कि तमाम सारे अपराधियों को नेस्तनाबूद किया गया है, उनकी संपत्ति ढहा दी गई है, तो ये तो दिखाई दे रहा है ना मदन जी और मनोज जी। अपराधी मारे जाते हैं और मारने वाला अपराधी भी मार दिया जाता है और जेल के अंदर कैसे पहुंच जाते हैं असलहे, ये सब चीजें कानून का राज्य होना चाहिए, सजा कोर्ट के हिसाब से होनी चाहिए। कानून का राज्य नहीं चल रहा है, इस प्रकार बिल्कुल धांधागर्दी चल रही है। आप देखिए, जो आदमी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले वो अपराधी नहीं है, अपराध खता अपराध मुक्त हो गया, और अगर भारतीय जनता पार्टी के बाहर है तो अपराधी है वो। आज आप तो पत्रकार हैं, कितने पत्रकार बंद हुए जिसने दिखा दिया कि नमक रोटी जेल में खिलाई जा रही है। आपने कोई आवाज उठाई उसके खिलाफ? आपने अगर एक डॉक्टर ने ऑक्सीजन के अभाव की कमी बताई गोरखपुर में जिसके कारण बच्चे मर गए, उस डॉक्टर को जेल में बंद कर दिया जाता है और 6 महीने 8 महीने तक जेल में बंद रहता है, इसकी कोई आवाज उठाता है कोई? आज कितने गौरी लंकेश की हत्या हो जाती है, क्या वो हत्या नहीं आपके इन तमाम सारी बातों का जवाब हम विनीत जी से ले लेते हैं। विनीत जी थोड़ी देर से जुड़े हैं, तो विनीत जी को मैं पूरा समय दूंगा। विनीत जी, 2 सवाल हैं। एक तो ये जो अपराध को लेकर के लगातार विपक्ष हमलावर है, और एक हाल ही में मनोज जी ने अभी ब्राह्मणों का भी इसमें जिक्र कर दिया, तो ये ब्राह्मण एंगल कहां से आ गया? क्या इस सरकार में ब्राह्मण की उपेक्षा हो रही है, और क्या अपराध को जातिगत श्रेणी में बांटा जा सकता है? विनीत जी। देखिए, मैं पहली लाइन में कहना चाहूंगा उपाध्याय जी, भारतीय जनता पार्टी ना ही जातिगत राजनीति करती है, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ चल रही पूरे देश के अंदर जहां जहां भी हमारी सरकारें हैं। और दूसरी बात, महाराष्ट्र की जो महाअघाड़ी सरकार, जो वसूली सरकार है, जिसने 100 करोड़ का टारगेट दिया वसूली के लिए, पुलिस की सरसता में सन्यासी की हत्या, उसके बाद उनके वकील की हत्या, तमाम फिल्म स्टारों के आवाज उठाने पर उनके बंगले तोड़ देना, तानाशाह सरकार कांग्रेस की, राजस्थान सरकार के अंदर दलितों के साथ उत्पीड़न, दलित बच्चियों के साथ। यूपी का जवाब दीजिए, हम यूपी की बात कर रहे हैं, ये राष्ट्रीय बहस नहीं है। विनीत जी, मेरा आपसे आग्रह है, यूपी की बात करिए। अभी मनोज जी ने जो बातें की वो ज्यादातर यूपी की हैं, और मदन जी ने भी जो बातें कही हैं वो यूपी को लेकर के है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि यूपी को लेकर के आप अपना जवाब दें। ठीक है, मैं मदन जी की ही बात कर रहा हूँ। मदन जी ने बताया, तो कम से कम जहां जहां कांग्रेस की सरकार है उनको वहां भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और दूसरी बात, मनोज जी ने ब्राह्मणों के प्रति इतनी चिंता जताई, तो अभी कुछ ही 1 हफ्ता पहले वीडियो आया था और खुलेआम चैलेंज करके कह रहे थे कि चुन चुन करके एक ब्राह्मण को मारा जाएगा, अखिलेश यादव जिंदाबाद बोला जा रहा था, लाल टोपी लगा करके, और किस तरीके से चैलेंज करके वीडियो अखिलेश जी के पास पहुंचा है आराम से। आप भी मनोज जी तो FIR कराई नहीं कराई? FIR करा दो ना। अरे बिल्कुल FIR हो रही है, बिल्कुल FIR हो रही, जेल भी जा रहे हैं,
जितने भी समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं अपराध करेंगे, कोई भी करे, मैं तो कह रहा हूँ कोई भी अपराध करेगा सुनो, तो जेल की सलाखों के पीछे होगा और या फिर उसका राम नाम सत्य होगा। ये आप निश्चित मान लीजिए। ये योगी सरकार है। अरे भैया 4,000 करोड़ रुपया एक्सप्रेस वे से नहीं कराई मेरी बात। अरे डरते नहीं अखिलेश यादव जी ने जो बंदरबाज करने के लिए चचा भतीजे और बाप में लड़ाई की, 2 करोड़ पिता की साइकिल छीन ली, करोड़ 20 लाख वाली 2.5 करोड़ दे दनादान, दे पैसा राम मंदिर का, दे पैसा राम मंदिर का। एक्सप्रेस वे से कितना पैसा, एक्सप्रेस वे से कितना पैसा लूटा जो लंदन में होटल खरीदा? सवाल ही नहीं उठा। वो तो कितना पैसा लूटा जो लंदन में होटल खरीदा, ये बताइए। ठीक है विनीत जी, विनीत जी मदन जी, बहस का समय समाप्त हो रहा है, हमारे पास समय नहीं है, लेकिन आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगली बार फिर इसी मुद्दे पे आएंगे, क्योंकि अब हम चुनाव में जा रहे हैं, तो अब आप सब लोगों के साथ दोबारा फिर किसी दिन इसी मुद्दे पर बहस करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सत्ता के संग्राम पर जुड़े हमारे साथी, इन सब लोगों का बहुत बहुत आभार। सत्ता का ये संग्राम जारी रहेगा, आगे भी इस तरह के मुद्दे आते रहेंगे। आज ही राम मंदिर को लेकर के मीटिंग हुई है और विकास को लेकर के तो अब हमले और तेज होंगे विपक्ष के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी उतने ही दमखम के साथ चुनाव मैदान में जा रही है विकास के मुद्दों के साथ, ये तय हो चुका है। इन तमाम सारे मुद्दों पर सत्ता के संग्राम में आगे क्या होगा, हम फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, नए लोगों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।